जरा सोचिए, एक बहुत ही छोटा सा जमीन का टुकड़ा, मतलब शायद किसी आम से मैदान के बराबर ही होगा। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही साधारण सी जगह। लेकिन फिर भी यही वो मिट्टी है जिसने सदियों के संघर्ष को जन्म दिया, जो भारत की सबसे लंबी कानूनी लड़ाई का केंद्र बनी। सही बात है। और जो करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा बिंदु भी है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि कोई साधारण सी जगह महज ईंट पत्थर और मिट्टी से उठकर एक पूरे देश के इतिहास का जीता जागता किरदार कैसे बन जाती है। देखिए, जब कोई जमीन सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं रह जाती ना, बल्कि लोगों की पहचान, उनके विश्वास और उनके अतीत का आईना बन जाती है, तो वो महज एक संपत्ति का मामला नहीं रहता। हाँ, वो एक विरासत बन जाती है। बिल्कुल, वो एक विरासत बन जाती है। और जब विरासतों के दावे आपस में टकराते हैं, तो जाहिर है उसका असर सदियों तक महसूस किया जाता है। सही कहा आपने। वो आज के हमारे इस गहन अध्ययन यानी आज की हमारी इस चर्चा का पूरा फोकस इसी बात पर है। हमारे सामने जो स्रोत है उसका नाम है द इटर्नल थ्रोन, अ हिस्ट्री ऑफ श्री राम मंदिर। इस स्रोत के जरिए हमारा मिशन ये नहीं है कि हम सिर्फ किसी इमारत के डिजाइन या वास्तुकला पर बात करें। बिल्कुल नहीं। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे अयोध्या के एक ही स्थान में सदियों की आस्था, एक बेहद लंबा संघर्ष, इतिहास के अनगिनत पन्ने और न्याय की एक पूरी कहानी एक साथ गुंथी हुई है। बिल्कुल। चलिए इसके हर पहलू को गहराई से समझते हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इतिहास और स्मृतियों के बीच के फर्क को समझना होगा। अच्छा, इतिहास और स्मृतियों के बीच का फर्क। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास सिर्फ वो है जो किताबों में लिखा गया है या जिसे प्रमाणित किया जा सकता है। लेकिन ये स्रोत हमें एक बहुत ही अलग नजरिए से शुरुआत करने को कहता है। ये हमें अयोध्या के उस प्राचीन स्वरूप की तरफ ले जाता है जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण और विभिन्न पुराणों जैसे हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है। बिल्कुल। और जब हम इन प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं ना, तो वो महज कोई पुरानी किताबें नहीं लगते। हाँ, सही कहा। वो एक तरह की टाइम मशीन या कह लीजिए एक प्राचीन नक्शे की तरह काम करते हैं। और ये नक्शा सिर्फ ये नहीं बताता कि व्यापार के रास्ते कहाँ से गुजरते थे या नदियां कहाँ बहती थी। बिल्कुल। ये नक्शा एक पूरी सभ्यता की आस्था का केंद्र दिखाता है। इन पन्नों में अयोध्या को एक बेहद समृद्ध, जीवंत और पवित्र नगरी के रूप में दर्शाया गया है। और यहीं से वो मूल मान्यता निकल कर आती है जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। वो मान्यता यह है कि अयोध्या का ये विशेष स्थान भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, जिसे हम राम जन्मभूमि कहते हैं। हाँ, राम जन्मभूमि। बहुत ही भव्य मंदिर मौजूद था। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे बस एक बार लिख दिया गया हो। तो मतलब ये बहुत गहरे तक बसा हुआ था। बिल्कुल, ये एक ऐसा विश्वास था जो उस समाज की रग रग में बस गया था। लेकिन यहाँ एक बात मुझे थोड़ी उलझाती है। थोड़ा सोचकर देखिए, सदियां बीत जाती हैं, पीढ़ियां बदल जाती हैं, बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। तो आखिर किसी एक स्थान में ऐसा क्या होता है कि हजारों सालों तक बिना किसी आधुनिक तकनीक या जीपीएस के उसकी प्रासंगिकता जस की तस बनी रहती है? लोग ये कैसे याद रख पाते हैं कि यही वो जगह है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसे समझने के लिए हमें सामूहिक स्मृति यानी कलेक्टिव मेमोरी के कॉन्सेप्ट को देखना होगा। मैं बताती हूँ कैसे। हाँ प्लीज। देखिए, आस्था सिर्फ पत्थरों पर उकेरे गए शिलालेखों से जिंदा नहीं रहती। वो त्योहारों में, दादी नानी की कहानियों में, लोक गीतों में और रोजमर्रा की परंपराओं में जिंदा रहती है। अच्छा, मतलब जो कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। बिल्कुल। जब कोई परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी किसी जगह की पवित्रता की कहानियां सुनाता है, तो वो स्थान लोगों के मन में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। इसलिए भले ही समय के साथ इमारतों का स्वरूप बदल जाए या वो पुरानी पड़ जाए, उस जगह से जुड़ी जो सामूहिक स्मृति होती है वो कभी नहीं मिटती। वाह। वाल्मीकि रामायण के समय से लेकर सदियों बाद तक वो भव्य मंदिर और वो जन्मस्थान लोगों की चेतना का एक अटूट हिस्सा बने रहे। मतलब भौतिक चीजें भले ही नष्ट हो जाएं, लेकिन जो अदृश्य सांस्कृतिक धागा होता है वो कभी नहीं टूटता। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हम जानते हैं कि इतिहास की धारा हमेशा शांत नहीं रहती, उसमें उथल पुथल होती है। भव्यता और शांति की इस प्राचीन कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हाँ, और वो मोड़ 16वीं शताब्दी में आता है। इतिहास हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता है ना, और ये घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्रोत के अनुसार
16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इसी स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। अच्छा। इसी मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया और इस एक घटना ने उस पूरे स्थान के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ मामला सच में बहुत पेचीदा हो जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक जमीन या एक इमारत की बात नहीं रही है ना। बिल्कुल नहीं। अब एक ही जगह पर दो बिल्कुल अलग अलग ऐतिहासिक दावे आमने सामने आ गए थे। एक तरफ हिंदू पक्ष का ये दृढ़ विश्वास था कि ये जो मस्जिद बनाई गई है वो उस प्राचीन भव्य राम मंदिर को तोड़कर ही बनाई गई है। उनके लिए वो जगह महज कुछ एकड़ की जमीन नहीं थी, बल्कि उनकी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र यानी राम जन्मभूमि थी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुस्लिम पक्ष की ये मान्यता थी कि ये एक ऐतिहासिक मस्जिद है। उनके नज़दीक ये 16वीं सदी में बाकायदा तौर पर बनाई गई एक इबादतगाह थी, जिसका अपना एक पुख्ता ऐतिहासिक वजूद और महत्व है। सही बात है। अगर हम इसे थोड़ा रुक कर समझें तो ये बात साफ होती है कि ये कोई आम जमीनी विवाद क्यों नहीं था। बिल्कुल। अगर दो पड़ोसियों के बीच खेत की बाउंड्री का झगड़ा हो तो आप जमीन नाप कर या कागज देखकर मामला सुलझा सकते हैं। हाँ, वो तो बहुत आसान होता है। लेकिन यहाँ कागज या बाउंड्री का सवाल था ही नहीं, ये आस्था और पहचान का टकराव था। ये इस बात की लड़ाई थी कि उस जमीन की असली पहचान क्या है। और जब कोई विवाद इंसान की आइडेंटिटी से जुड़ जाता है तो उसमें पीछे हटना या समझौता करना नामुमकिन सा हो जाता है। बिल्कुल। और पहचान के विवादों की सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है, जब बात ये हो कि हमारा इतिहास क्या है तो कोई बीच का रास्ता निकालना बहुत मुश्किल होता है। जाहिर है, ये सिर्फ ईंट पत्थर का बंटवारा नहीं था, ये सदियों के विश्वास और ऐतिहासिक दावों का बंटवारा था। और जब समाज खुद आपसी बातचीत से ऐसे पहचान से जुड़े विवादों को नहीं सुलझा पाता तो एक ही रास्ता बचता है। वो क्या? समाज को न्याय और समाधान के लिए किसी संस्थागत ढांचे के पास जाना पड़ता है, यानी कि कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और यहीं से हमारी कहानी कानूनी संघर्ष के एक बेहद लंबे और थका देने वाले अध्याय में प्रवेश करती है। बिल्कुल। ये कोई हाल फिलहाल का मुकदमा नहीं था। स्रोत बताता है कि इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत 19वीं सदी से ही हो चुकी थी। जरा सोचिए, पीढ़ियों तक ये मामला अदालतों की फाइलों में बंद रहा। हाँ, लोग आते गए जाते गए, लेकिन मुकदमा अपनी जगह पर अटका रहा। सही बात है। और अदालती प्रक्रियाएं जिस तरह से काम करती हैं उसे समझना जरूरी है। अदालतें भावनाओं पर नहीं चलती, उन्हें दस्तावेज चाहिए, गवाह चाहिए, पुरातत्व के साक्ष्य चाहिए। बिल्कुल, उन्हें ठोस सबूत चाहिए होते हैं। इसीलिए 19वीं सदी से लेकर कई दशकों तक ये मामला एक धीमी कानूनी गति से आगे बढ़ता रहा। लेकिन फिर इस पूरी टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा और निर्णायक साल आता है 1949। हाँ, 1949 की घटना ने इस पूरी कहानी को एक नया ही रूप दे दिया। स्रोत के अनुसार इसी साल उस विवादित ढांचे के अंदर रामलला की मूर्तियां प्रकट हुईं। ये कोई छोटी घटना नहीं थी। इसके तुरंत बाद प्रशासन ने उस पूरी जगह को आधिकारिक तौर पर विवादित घोषित कर दिया। उस जगह पर ताले लगा दिए गए। सही कहा। 1949 में लगे उन तालों ने जमीन को तो वहीं के वहीं फ्रीज कर दिया, लेकिन समाज के अंदर जो हलचल थी वो शांत नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। कानूनी प्रक्रिया और समाज की भावनाओं के बीच का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था और ये तनाव दशकों तक ऐसे ही बना रहा जब तक कि वो साल नहीं आ गया जिसने पूरे देश के सामाजिक ताने बाने को झकझोर कर रख दिया। वो साल था 1992। स्रोत इसे भारत के इतिहास का एक बेहद संवेदनशील अध्याय बताता है। इसी साल बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया और इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश में एक भारी तनाव पैदा कर दिया। बिल्कुल। इस घटना का असर इतना गहरा था कि इसने समाज के हर हिस्से को प्रभावित किया और इसके साथ ही वो जो कानूनी प्रक्रिया थी जो पहले से ही दशकों से चल रही थी वो एक नए और भी लंबे और जटिल दौर में प्रवेश कर गई। 1992 की घटना को अगर हम निष्पक्ष रूप से विश्लेषित करें तो ये समझना होगा कि ये क्यों हुआ। जब ऐतिहासिक और पहचान से जुड़े गहरे विवाद दशकों तक अनसुलझे रह जाते हैं ना, तो समाज के अंदर एक दबाव बनता रहता है। हाँ, वो प्रेशर कुकर वाली स्थिति बन जाती है। बिल्कुल। अदालतों का काम करने का अपना एक तरीका होता है जो पूरी तरह से तार्किक और सबूतों पर टिका होता है। उसे हर एक साक्ष्य की पड़ताल करनी होती है जिसमें बहुत समय लगता है। इसको अगर एक उदाहरण से समझें तो मुझे ये पूरी स्थिति ग्लेशियर और ज्वालामुखी के टकराव जैसी लगती है। ग्लेशियर और ज्वालामुखी? वो कैसे? देखिए, कानून की प्रक्रिया एक ग्लेशियर की तरह होती है, बहुत ही धीमी, ठंडी,
सिर्फ दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर इंच दर इंच खिसकने वाली। सही है। लेकिन इंसानी भावनाएं और आस्था एक ज्वालामुखी की तरह होती हैं। वो ग्लेशियर की तरह इंतजार नहीं कर सकती। उनमें एक ज्वार होता है जो अंदर ही अंदर दबाव बनाता रहता है। बहुत ही सटीक तुलना है। तो इतने दशकों तक चलने वाली धीमी कानूनी प्रक्रिया के बीच 1992 जैसी घटना का होना हमें यही बताता है कि ग्लेशियर की धीमी चाल और ज्वालामुखी की तीव्रता के बीच जब टकराव होता है तो उसका असर कितना विस्फोटक हो सकता है। बिल्कुल। ये तुलना ये समझने में बहुत मदद करती है कि आखिर इतने लंबे समय तक अनसुलझे पड़े रहने वाले विवादों का समाज पर क्या असर होता है। 1992 के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि इस मामले को अब और अनिश्चित काल के लिए नहीं टाला जा सकता। देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी कि कैसे इस ऐतिहासिक, पुरातत्विक और धार्मिक तौर पर जटिल मुकदमे का एक अंतिम और पक्का समाधान निकाला जाए। और ये अंतिम समाधान भी रातों रात नहीं आया। दशकों की सुनवाइयां, अनगिनत दस्तावेजों की जांच और न जाने कितने कानूनी दांव-पेचों के बाद अंततः एक ऐसा संस्थागत निर्णय आता है जो इस सदियों पुराने अध्याय को एक निर्णायक मोड़ देता है। हाँ, वो फैसला आता है साल 2019 में। बिल्कुल। 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया वो सिर्फ एक मुकदमे का अंत नहीं था। स्रोत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी और साथ ही मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए एक अलग जगह आवंटित की। ये न्यायपालिका के सामने एक ऐसी चुनौती थी जहां उसे इतिहास, आस्था और कानून तीनों के बीच एक संतुलन बनाते हुए कोई ऐसा समाधान देना था जिसे संविधान के दायरे में अंतिम माना जा सके। ये सच में एक सोचने वाली बात है कि एक न्यायपालिका का फैसला क्या-क्या कर सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोर्ट का काम सिर्फ दो लोगों के बीच का झगड़ा सुलझाना है। हाँ, आमतौर पर लोग यही मानते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि 2019 के इस फैसले ने सदियों के एक ऐतिहासिक गतिरोध को तोड़ दिया। और जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है उस गतिरोध के टूटने के बाद की रफ्तार। बिल्कुल। जब किसी विवाद का एक पक्का संवैधानिक समाधान मिल जाता है ना, तो जो ऊर्जा दशकों से मुकदमों में फंसी थी वो निर्माण में लग जाती है। हाँ, इस रफ्तार को देखकर सच में हैरानी होती है। पीढ़ियों ने जिस चीज का सिर्फ इंतजार किया था वो 2019 के बाद कितनी तेजी से हकीकत में बदलने लगी। स्रोत हमें इस रफ्तार की पूरी टाइमलाइन देता है। 2019 में फैसला आता है, उसके तुरंत बाद 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर के लिए भूमि पूजन किया जाता है। सही। इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू होता है और फिर वो दिन आता है जो इस पूरी कहानी का चरम बिंदु है, 22 जनवरी 2024। ये वो दिन था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। स्रोत इस दिन को महज एक इमारत के पूरा होने के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक संकल्प के पूरा होने के तौर पर दर्ज करता है। ये उस सामूहिक स्मृति की जीत थी जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल। और आज की स्थिति देखिए, स्रोत बताता है कि आज अयोध्या महज एक छोटा सा शहर नहीं रह गया है। जहां कभी सिर्फ तनाव, पुलिस की बैरिकेडिंग और कानूनी विवादों की चर्चा होती थी, वो जगह आज एक भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र में पूरी तरह से बदल चुकी है। बिल्कुल बदल चुकी है। एक ही झटके में मानो पूरे शहर का नजरिया और उसकी पहचान बदल गई हो। अगर हम इन सारे बातों को एक साथ रखकर देखें ना, तो स्रोत का जो मुख्य निष्कर्ष है वो बहुत स्पष्ट हो जाता है। द इटर्नल थ्रोन हमें ये समझाता है कि श्री राम मंदिर सिर्फ पत्थरों खंभों से बनी कोई इमारत नहीं है, ये 3 बहुत बड़े स्तंभों पर खड़ा है। अच्छा, तो चलिए इन 3 स्तंभों को अच्छे से समझते हैं ताकि सुनने वालों के लिए इस पूरी चर्चा का एक साफ अर्क निकाला जा सके। बिल्कुल। पहला स्तंभ है आस्था का प्रतीक। ये वो आस्था है जो वाल्मीकि रामायण के पन्नों से निकली और सामूहिक स्मृति के जरिए हजारों सालों तक पीढ़ियों के दिलों में जिंदा रही। सदियों की आस्था। और दूसरा स्तंभ है संघर्ष की कहानी। 16वीं सदी में बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर 19वीं सदी से शुरू हुई लंबी कानूनी लड़ाई और 1992 की घटनाओं का वो सारा तनाव इस संघर्ष का ही हिस्सा है। बिल्कुल। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है न्याय की एक मिसाल। ये दर्शाता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी भी धीमी क्यों ना हो, वो दशकों लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद भी इतने गहरे ऐतिहासिक घावों का समाधान निकाल सकती है। इसका मतलब ये है कि इस एक ही स्थान पर सदियों का इंतजार,
लाखों करोड़ों लोगों की गहरी भावनाएं और पूरे देश का इतिहास समाया हुआ है। बिल्कुल सही कहा। हम सभी के लिए जो आज इस गहरे अध्ययन को सुन रहे हैं, ये जानना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम अतीत को याद रखें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें ये सिखाता है कि इतिहास और धैर्य मिलकर वर्तमान को कैसे आकार देते हैं। एकदम सही। हर सभ्यता के पास अपने कुछ गहरे ऐतिहासिक विवाद होते हैं, लेकिन कोई सभ्यता अपने इतिहास की इन जटिल परतों के साथ कैसे पेश आती है, ये उसका भविष्य तय करता है। बिल्कुल। अयोध्या की ये पूरी यात्रा इस बात का सबूत है कि सभ्यताएं अपने सबसे संवेदनशील अतीत को भूलती नहीं हैं, बल्कि उनके साथ एक नए तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेती हैं। आज की इस चर्चा ने सच में उस छोटे से जमीन के टुकड़े वाले विचार को एक बहुत बड़ा और व्यापक रूप दे दिया है, जिससे हमने शुरुआत की थी। हमने देखा कि कैसे मिट्टी का एक हिस्सा आस्था, पहचान के टकराव और न्याय की एक इतनी बड़ी महाकाव्य जैसी कहानी बन सकता है। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे मन में एक ऐसा सवाल आ रहा है जो इस कहानी से आगे की बात सोचता है। अच्छा, वो क्या? एक ऐसा विचार जिस पर हम सभी को कुछ देर ठहर कर सोचना चाहिए। जब कोई सदियों पुराना विवादित स्थान, जहां इतिहास की इतनी सारी परतें तभी हों, जहां पीढ़ियों ने इतना लंबा संघर्ष देखा हो, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है जब वो स्थान अचानक से एक भव्य सांस्कृतिक केंद्र में बदल जाता है, तो क्या वो सिर्फ अपने अतीत की उन पुरानी कहानियों को सहेज कर रखता है, या फिर वो एक ऐसी रोशनी बन जाता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है? ये महज एक मंदिर या मस्जिद की जमीन का मामला नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का प्रतीक है कि जब हम अतीत के पन्नों को एक सही अंजाम तक पहुंचाते हैं, तो वो जमीन खुद एक नया इतिहास लिखना शुरू कर देती है। एक ऐसा इतिहास जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।